हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे और इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इस चैप्टर को बांटा गया है। ये इसमें पहले होता है अम्ल, फिर उस होता है क्षारक, फिर होता है लवण। इन 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब बात आती है कि सबसे पहले किसको, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अम्ल होते क्या हैं। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अगर चखेंगे तो ये स्वाद में खट्टे होंगे। उसके बाद ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। सबसे बड़ी पहचान इनकी है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लिटमस पत्र निकाला कहाँ से जाता है, इसका मूल रंग क्या होता है, ये नीले से लाल में इसको परिवर्तित करता है। अगर अम्ल होगा तो वो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयंस देगा, ये उसकी पहचान है। अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो जल में घुलने पर वो H पॉजिटिव आयंस देगा, ये उसका पहचान है। जैसे मेरे पास HCl है, HCl को अगर मैंने पानी के अंदर विलय किया तो पानी के अंदर विलय करने पर ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी अम्ल ले लें, वो अम्ल इसी प्रकार रिएक्ट करेगा कि अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयंस ये देगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है HCl, यानी इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसको ये कॉमन नाम है इसका जो रासायनिक नाम है वो है हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद है आपका एथेनॉइक अम्ल, उसके बाद है सिट्रिक अम्ल। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं अम्ल के, क्योंकि जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयंस दे, स्वाद में खट्टे हों और नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल दे, ये कहलाते हैं आपके अम्ल। अब बात, इनके उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एथेनॉइक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण में आती हैं। अब बात आती है कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है। तो सांद्र अम्ल का मतलब है, आप इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ सकते हो। सांद्र अम्ल वे होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा अल्प होती है, यानी सीधा सा मतलब गाढ़ापन। यानी अगर वो विलयन गाढ़ा है तो उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा कम है। अगर तनु विलयन की हम बात करें या तनु अम्ल की बात करें, तो जिसमें अम्ल जो होता है वो अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा के अंदर होता है और जल जो होता है वो अधिक मात्रा के अंदर इसमें होता है, तनु अम्ल कहलाता है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि अम्ल क्या होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, कड़वे या तीखे होते हैं। यानी क्षारक जितने भी होंगे वो स्वाद में कड़वे या तीखे होंगे। इसके बाद ये लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देंगे। इसके बाद लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और उसके बाद ये जल में अगर हम इसको घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये OH नेगेटिव आयन देंगे, यानी हाइड्रोनियम का जो आयन होगा आपका OH नेगेटिव आयन होगा। यानी अब ऐसे हमारे पास NaOH है, अगर हम NaOH को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है। यानी अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। यानी जितने भी क्षारक होते हैं, क्षारक को अगर हम जल में घोलते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल को यदि हम लोग जल में घोलेंगे तो वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो अब इसके उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ETC, इस प्रकार के उसके उदाहरण होते हैं। अब बात आती है क्षार, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्षार और क्षारक में अंतर बताइए। तो क्षार वे होते हैं जिन्हें जल में घोला जा सके, यानी जल में घुलनशील
क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में जो घुल जाता है उसको क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, साबुन जो होता है ये एक क्षारक होता है और ये इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये इसको क्षार की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल वे में समझना है कि जो जल में घुल जाए वो क्षार है। टोटल जो OH नेगेटिव आयन दे या स्वाद में कड़वे या तीखे हों या लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर दे तो वो क्षारक होते हैं। बाकी जल में जो घुल जाए वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है सूचक, क्योंकि हर चीज़ को हम चख कर तो बता नहीं सकते कि ये कोई भी वस्तु अम्ल है, कोई पदार्थ जो है अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि अम्ल और जो क्षारक होते हैं इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत हार्ड होती है। जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड जिसको तेजाब बोलते हैं, अगर उसको हम चखने की कोशिश करें तो वो हमारी जीभ को जला देगा तुरंत, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होता है और नमी को अवशोषित करता है। तो इसके लिए कुछ सूचक बनाए गए, उन सूचक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सूचक में आपका जो है वो सबसे पहले है सूचक की डेफिनेशन, कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचकों द्वारा दर्शाया जाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी कोई सूचक जो है उसका रंग गंध अम्लीय और क्षारक माध्यम में बदल जाएगी। यानी अम्ल होगा उसके रंग में परिवर्तन आएगा, उसकी गंध में परिवर्तन आएगा, क्षारक होगा तो उसमें चेंजमेंट उसमें आते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक आप भी जानते होंगे, जो प्रकृति से प्राप्त हो, यानी जो पादपों से या पौधों से प्राप्त हो उसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। अब ये कृत्रिम सूचक जिसको लैब के अंदर तैयार किया जाता हो वो कहलाता है आपका कृत्रिम सूचक या संश्लेषित। लैब के अंदर रसायनों द्वारा उसको तैयार किया जाता हो वो आपका कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जो होता है, ये गंधीय सूचक जिसकी गंध का जो गंध होती है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसको हम गंधीय सूचक में कंसीडर करते हैं। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली आप इसको 4 मान सकते हो। उसमें सर्वव्यापी जो pH स्केल होता है जिसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं सूचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें से प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक जिसको लेबोरेटरी के अंदर से इसको बनाया जा सकता है रसायनों के द्वारा। उसके बाद आता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वह होता है जिसको हम इसकी गंध में परिवर्तन आ जाता हो, ये गंधीय सूचक कहलाता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा प्राकृतिक सूचक। तो मैंने आपको भी बताया था कि प्राकृतिक सूचक होते क्या हैं, कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जिन्हें हम पौधे से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी छाल से प्राप्त करना, अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करना, ये सब प्राकृतिक सूचक में आते हैं। आपके जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिटमस पत्र और एक होता है हल्दी। लिटमस पत्र के बारे में आप लोग भी अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र जो होता है इसको लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इस चीज़ को आप लिख लें नोट करके कि लिटमस पत्र का संश्लेषण या लिटमस पत्र को लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। और ये लाइकेन नामक पौधा जो होता है इसका जो यूज़ है, दूसरा यूज़ है, ये पर्यावरण सूचक के रूप में भी इसको समझा जाता है कि जहाँ पर्यावरण ख़राब हो या प्रदूषण ज़्यादा हो तो इस पौधे को लगाकर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, लिटमस पत्र का मूल रंग क्या होता है? तो लिटमस पत्र का जो मूल रंग होता है वो होता है बैंगनी। इसका जो रंग होगा, मूल रंग इसका बैंगनी होगा। यदि हम इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यदि हम इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल रंग के अंदर बदल जाएगा। अगर हम इसको क्षारक के संग अभिक्रिया कराते हैं तो ये नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में हम अभी उसके गुणों में, अम्ल और क्षारक के गुणों में भी समझ चुके हैं कि अगर इसको अम्ल के साथ कराएंगे तो ये लाल रंग में बदल जाएगा, अगर इसको क्षारक के साथ कराएंगे तो ये नीले रंग में बदल जाएगा। यानी नीले से लाल में और लाल से नीले में। नीले से लाल में कब बदलेगा? जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। और
लाल से नीले में जब बदलेगा तो ये क्षारक के साथ क्रिया करेगा। उसके बाद आता है आपका हल्दी। हल्दी जो होता है ये सभी के घरों में यूज़ होती है सब्ज़ी वगैरह में। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे अगर इसकी अभिक्रिया हम किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो इसका जो मूल रंग है पीला, ये उसी रंग में रहेगा। उसके बाद अगर इसकी अभिक्रिया हम क्षारक से कराते हैं तो ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मान के चलिए आप कभी स्कूल गए हो और गलती से शर्ट पर आपके सब्जी गिर गई हो, तो सब्जी के अंदर हल्दी का उपयोग होता है। उस सब्जी पर जहाँ सब्जी गिरी है उसको आप साफ़ करोगे तो आप देखेंगे कि साबुन से उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने पर क्या होगा कि उसके अंदर जब पहली बार उसमें साबुन लगाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा लाल रंग आएगा। अगर उसको ज़्यादा देर लगाएंगे तो मिशेल प्रक्रिया उस पर लग जाती है तो वो हट जाता है, लेकिन वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक सूचक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लिटमस पत्र, दूसरा होता है हल्दी। हल्दी अगर अम्ल के संग अभिक्रिया करती है तो पीला रंग देती है, अगर क्षारक के संग अभिक्रिया करती है तो लाल रंग देती है। वहीं लिटमस पत्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर क्षारक के संग अभिक्रिया करेगा तो लाल से नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। रसायनों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, यानी लैब के अंदर केमिकल्स के द्वारा इनको बनाया जाता है, उन्हें हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक बोलते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, फिनोलेफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम फिनोलेफ्थेलिन की अभिक्रिया किसी क्षारक से कराते हैं तो ये बैंगनी रंग में या डार्क पिंक रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी क्षारक से अभिक्रिया कराएंगे फिनोलेफ्थेलिन की तो ये बैंगनी रंग में या डार्क गहरे पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो इसमें कोई रंग नहीं रहता, यानी जल की भांति हो जाता है, या इसको आप कंसिडर कर सकते हैं सफ़ेद रंग में कंसिडर कर सकते हैं। वहीं हम बात करें मेथिल ऑरेंज की, यदि मेथिल ऑरेंज की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसकी अभिक्रिया हम क्षारक के साथ कराते हैं तो ये पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सबसे ज़्यादा कठिन जो याद करने के लिए होता है, इसी का मैं मानता हूँ बच्चे इसी में थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिनोलेफ्थेलिन की अभिक्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो ये इसमें कोई रंग नहीं रहता, या जल के जैसा या भूरा रंग रह जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया क्षारक से कराएंगे तो ये तो या तो बैंगनी रंग या गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे हो, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और चाहे आपका एसएससी में ये पूछा जाता है गंधीय सूचक के बारे में। तो हम समझते हैं गंधीय सूचक क्या होते हैं कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी जैसे मान चलिए मेरे पास कोई भी पदार्थ है जिसकी गंध, अगर मैंने अम्ल डाला तो उसकी गंध पर जो परिवर्तन आएगा वो गंधीय सूचक कहलाएंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं आपके। पहला है आपका प्याज का रस, दूसरा है वेनिला, तीसरा है लौंग का तेल। प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, ये तीन प्रकार के आपके होते हैं। जैसे हम बात करें प्याज का रस, अगर प्याज के रस में हम अम्ल डाल दें, यानी प्याज का रस हमारे पास है और उसके अंदर हमने अम्ल डाला तो उसकी गंध जो होती है तीक्ष्ण यानी तीखी हो जाएगी, इसकी गंध तीखी हो जाएगी। अगर हम इसको क्षारक में डाल दें, यानी इसके अंदर क्षारक अगर हम डाल दें तो क्षारक डालने पर इसमें कोई गंध नहीं रहती है। इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे आपने प्याज काटा, प्याज काटने के बाद आपके हाथों में जो सल्फ़र की गंध रह जाती है, क्योंकि इनमें गंध आने का, लहसुन हो या प्याज हो, इनमें गंध आने का मेन कारण है कि इनके अंदर सल्फ़र होती है, सल्फ़र के कारण इनमें गंध होती है। तो जैसे ही अगर हम इसको साबुन से धोते हैं थोड़ी देर के लिए वो गंध जो होती है बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी गंध आती ही नहीं है। अगर इसको साबुन, क्योंकि साबुन में क्या होता है, क्षारक होता है, और क्षारक से अगर अभिक्रिया कराएंगे हम प्याज के रस की, तो उसमें कोई गंध नहीं रहेगी। दूसरा है आपका वेनिला। वेनिला आइसक्रीम आपने सुना होगा, ये बच्चे आइसक्रीम खाते हैं उसमें वेनिला फ्लेवर आता है,
तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वेनिला में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो इसकी गंध जो होती है वो समान रहती है, यानी इसकी गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम क्षारक डालें तो क्षारक डालने पर कोई गंध नहीं रहती है। यदि हम वेनिला में अम्ल डालेंगे तो अम्ल डालने पर उसकी गंध समान रहेगी, गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम क्षारक डालते हैं, क्षारक डालने पर उसमें कोई गंध नहीं रहती है। इसके बाद आपका है लौंग का तेल। लौंग का तेल जो होता है, अगर इसमें हम अम्ल डालते हैं तो अम्ल डालने पर इसमें समान गंध रहेगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं। जो लौंग के तेल की गंध है एज इट इज़ गंध रहेगी। अगर हम इसमें क्षारक डालते हैं, क्षारक डालने पर इसमें कोई गंध नहीं रहेगी। यानी ये तीनों प्रकार के हम कंप्लीट करते हैं। यानी आपके सूचक जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था अभी प्राकृतिक सूचक, दूसरा था हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। बड़ो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने लिया है धातु की अम्ल व क्षारक से क्रिया। जब किसी धातु की अम्ल व क्षारक से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है धातु होते क्या हैं। तो जो जिनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लास्ट सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं धातु। जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये सभी धातु में कंसीडर की जाते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश में, या आप समझ सकते हो कि जिनकी संयोजकता धनात्मक हो, यानी संयोजकता धनात्मक हो, वे सभी आपके धातु कहलाते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे धातु की। तो आप लिखना इसमें कि जब अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराई तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। ऐसे ही हम ले सकते हैं HCl प्लस सोडियम रिएक्शन करके ये बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट डाउन कर लेना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमने सोडियम के साथ भी अभिक्रिया कराई तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्सर्जित हो गई है। अगर हम बात करें क्षारक के साथ, क्षारक के संग यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसी धातु की, क्षारक के साथ यदि किसी धातु की अभिक्रिया हम कराते हैं तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है। यानी दोनों कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, या तो हम किसी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराएं या किसी क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कराएं तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने कराई जिंक के साथ, क्योंकि जिंक धातु होता है, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ सोडियम जिंकेट। ये लवण हैं, ये सोडियम जिंकेट लवण हैं, इसको आप लिख लेना। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो गई है। तो या हम अम्ल के साथ कराएं या क्षारक के साथ कराएं तो दोनों कंडीशन के अंदर हमेशा ही लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब माने मेरे पास एक परख नली है, उस परख नली के अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है, ये वाला। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर मैंने दानेदार जिंक डाल दिया, दानेदार जिंक। दानेदार जिंक को जैसे ही मैंने डाला तो इसमें अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होते समय क्या क्या बनेगा, मैंने अभी आपको अभिक्रिया बताई थी कि अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से कराता हूँ, अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से कराता हूँ तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो हमें इसमें यही जानना है कि हाइड्रोजन गैस किस प्रकार होगा। तो हमने एक बीकर के अंदर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, उसमें दानेदार जिंक डाला, तो हमने अब उस बीकर में से एक साबुन के पानी में, एक नली के द्वारा साबुन के पानी में उस हाइड्रोजन गैस को लिया, और साबुन के पानी में जैसे ही हमने डाला तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठने लगती है। इस प्रकार बुलबुलों के रूप में उठने लगती है। जब इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो ये पॉप ध्वनि में फटते हैं, या फट फट ध्वनि में इनमें विस्फोट होता है। पॉप ध्वनि में या फट फट ध्वनि में इनमें विस्फोट होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है, और ज्वलनशील होने के कारण ये इसके पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से फट फट ध्वनि या पॉप ध्वनि में जलते हैं। ये परीक्षण पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको ढंग से कई बार आप सुने समझें, उसके बाद आप इसको याद करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में कोशिश करूँगा 2 पार्ट के अंदर ही इसको कंप्लीट करने की। तो मैं 20-20 मिनट के 3 वीडियो दूँगा या 2 वीडियो दूँ, जैसे होगा उस प्रकार करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर बोरियत आती है। इसीलिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय।